जय हिंद विद्यार्थियों। मैं ललित मोहन गोस्वामी, हिंदी शिक्षक, आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ। एक बार फिर से किसी ने सच ही कहा है, आपदा को अवसर में बदलना महान कला है। तो देश में व्याप्त कोरोना रूपी आपदा, ये महामारी, जिसके कारण पूरा जगत, पूरा विश्व डामाडोल हो गया है, उसी बीच में हमें भी अवसर मिल रहा है कि हम आपके साथ रूबरू हों और आपको ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से अनुग्रहित कर पाएँ। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी कक्षा 9 की जो पुस्तक है, जिसका नाम है क्षितिज। विद्यार्थियों, ये शानदार पुस्तक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्षितिज कक्षा 9 की हिंदी विषय की पुस्तक है, जिसमें हम आसानी से कई चीज़ों को सीख सकते हैं, कई चीज़ों को समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले समझते हैं इसका अर्थ। क्षितिज, सामान्य अर्थों में क्षितिज का मतलब है आकाश, लेकिन वास्तव में कौन सा सिरा, आकाश का कौन सा सिरा हम क्षितिज के तौर पर प्रयोग करते हैं, या क्षितिज शब्द से किस हिस्से को हम गिन पाते हैं, उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे कि जो क्षितिज है, हमारे आकाश का वो सिरा जहाँ पर पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, उस हिस्से को क्षितिज कहा जाता है। और सामान्य अर्थों में आकाश का पर्यायवाची ही क्षितिज है। तो आपकी ये पुस्तक क्षितिज आपके लिए उपस्थित है। तो सबसे पहले हम इस पुस्तक के बारे में समझते हैं। क्षितिज कक्षा 9 की ये पुस्तक है। इसमें अलग अलग यूनिट हैं। प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा, राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखित ये एक यात्रा वृत्तांत है लहासा की ओर। श्याम चरण दुबे, इन्होंने लिखा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। जाबिर हुसैन हैं सांवले सपनों की याद। चपला देवी, जिन्होंने लिखा है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। फिर उसके बाद हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद्र के फटे जूते। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है मेरे बचपन के दिन। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बहुत ही उम्दा हिंदी साहित्य जगत के विशेष अग्रणियों में से एक, जिन्होंने लिखा है एक कुत्ता और एक मैना। इसके बाद हम काव्यखंड में पहुंचते हैं, जहां कबीर की साखियां हैं और उनके शब्द हैं। ललद्य का वाक है रसखान के सवैये, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत की ग्रामश्री, केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखित कविता चंद्र गहना से लौटती बेर, विश्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी हुई कविता मेघ आए। उसके बाद चंद्रकांता देवताले लिखते हैं यमराज की दिशा की ओर। और हमारे उत्तराखंड के हैं राजेश जोशी, जो लिखते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इनके द्वारा सुशोभित ये किताब क्षितिज, जो आपको वास्तविक क्षितिज के दर्शन कराएगी, और उस दर्शन से आप वास्तविक तौर पर फलीभूत होंगे। आपकी कक्षा 9 की ये पुस्तक आपको एक शानदार जीवन शैली जीने का तरीका सिखाएगी। हर एक कदम पर, जहां हम कहानी से शुरू करते हैं, फिर यात्रा पे पहुंचते हैं, उसके बाद
निबंध लेखन की कला सीखते हैं, फिर स्मृतियों में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम अपने इतिहास से संबंधित नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, अपने इस इतिहास के बारे में जानते हैं। वहीं एक हास्यास्पद प्रेमचंद्र का जीवन हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित, क्या शानदार हमारी ये पुस्तक है, जिसको हम पढ़ेंगे दिन प्रतिदिन और बहुत ही सही तरीके से हम इसका आनंद लुत्फ़ उठाएंगे। वहीं अगर हम पहुंच जाएं कबीर की साखियों में, तो जो हमें जीवन की सच्चाइयों से कई साल पहले लिख दी गई जो साखियां हैं, उनको हम आज की तारीख में रूबरू करवाएंगे। आज की तारीख में वो हमारे जीवन में सही तरीके से उतर रही हैं, इसका हम अनुसरण करेंगे। ललित का जो वाक है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली ये कवित्री हमारे पूरे परिवेश में ईश्वरीय धारा को प्रवाह करती हैं। रसखान के सवैये तो ज़बरदस्त हैं, इनकी बात ही निराली है। और उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी ने, जो हमारे क्रांतिकारी कवियों में से एक थे, उन्होंने अपनी कविता से हमें बड़ा ही अनुग्रहित किया है। हमारे ही उत्तराखंड के कौसानी में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत, इनकी ग्रामश्री बहुत ही शानदार कविता है। इन्होंने प्रकृति की हर एक छोटी छोटी बातों को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वैसे ही केदारनाथ अग्रवाल हैं, और इनकी चंद्र गहना से लौटती बेर, मेघ आए, विश्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखित चंद्रकांता, देवता वाले के द्वारा यमराज की दिशा, और राजेश जोशी के द्वारा बच्चे काम पर जा रहे हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को इस पर NCERT ने इंक्लूड किया हुआ है। इसमें छोटी छोटी बातों को भर करके हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और इन छोटी छोटी बातों से हम अपने जीवन के चरित्र को, जो हमारा चरित्र है उसका निर्माण कर सकते हैं। हर चीज़ में हमें लेखन की कला भी आ सकती है, जीवन जीने की शैली आ सकती है। यात्रा करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी इस किताब के माध्यम से। यह किताब नहीं, क्षितिज नाम की जो कक्षा 9th की जो किताब है, वो केवल किताब नहीं है, ये अपने आप में एक जीवन शैली को लेकर के चल रही है। तो इसका आनंद विद्यार्थियों हम लेते हैं। सबसे पहले आपका यूनिट 1 यानी कि पाठ 1 है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा। तो विद्यार्थियों, जो ये है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं गद्य खंड। गद्य खंड ये ऐसा पाठ है, ये ऐसा भाग है जिसके बारे में हम जितना भी कहें कम है। तो विद्यार्थियों, जो ये गद्य खंड है, इसको हम आज पढ़ते हैं। गद्य खंड, यहाँ पर हर किस्म की विधा में लिखे हुए पाठ हैं। हर चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। इसमें हमें निबंध, कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, स्मृतियाँ, कई चीज़ें अन्य और भी पढ़ने को हमें मिलेंगी। इसके बाद काव्यखंड भी इसी पुस्तक में काव्यखंड भी है, क्योंकि इस पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है, एक गद्यखंड, एक काव्यखंड। गद्यखंड में ये सारी चीज़ें हैं, काव्यखंड में दोहे, सोठे, उसके बाद सवैये, कविताएं, ये सारी काव्यखंड में हैं। तो इनको पढ़ते रहते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले गद्य का छोटा सा परिचय लेते हैं। यहाँ पर कुछ महान लेखक हैं जिन्होंने गद्य के बारे में बताया गया है। गद्य जो है हमारा, ग आधा द फिर य, ये शब्द मिलकर के बना है गद्य, और उसकी जो परिभाषा को यहाँ पर दर्शाया गया है, या गद्य के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उनको हर एक लेखक ने, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 लेखक हैं जिन्होंने इसका परिचय दिया हुआ है। तो इसको हम समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे ये निराले हैं, इनकी बातें भी निराली हैं। ये कहते हैं कि गद्य जीवन
संग्राम की भाषा है, जीवन संग्राम। इनका मानना है कि जो गद्य है वो जीवन संग्राम की भाषा है। जीवन में हम जो भी संग्राम करते हैं, यानी कि जो जीवन जीने का हमारा तरीका है और उसमें जितनी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का निचोड़ जो है गद्य है। ये बात कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कवियों की कसौटी यानी कि कवियों को किस तराजू में रखा जाए, ये बात अगर गद्य है, कवियों को अगर हम नाप तोल सकते हो तो हम गद्य के माध्यम से नाप तोल सकते हैं। तो उस गद्य को नापने के लिए क्या है, वो कहते हैं निबंध। निबंध जो है वो उस गद्य की कसौटी है। जो गद्य लिखा गया है उसमें उसको सही तरीके से परखना, सही तरीके से जांचने का काम गद्य में किया जाता है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। जो भाषा की पूर्ण शक्ति है, हम लोग बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, लेकिन हमारी भाषा में एक अच्छी खासी खासियत आ जाना, हमारे पास शब्दों का विशाल भंडार होना और हमारे पास लिखने की अच्छी शैली का विकसित होना, ये सब निबंधों के द्वारा ही संभव है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। उसके बाद कहानी के बारे में प्रेमचंद्र, क्योंकि एक बहुत बड़े कथाकार रहे हैं, तो उनका कहानी के लिए जो कहना है, इस बात को भी हम समझते हैं। प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि जो कहानी है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करता है। ये बात प्रेमचंद्र जी ने कही है। यानी कि कहानी के बारे में इनका ये मानना है कि ये ऐसी रचना है जो हमारी जीवन शैली को, हमारे मन के भावों को, हमारा सब कुछ निचोड़ करके सामने रख देती है। कैसा हमारा चरित्र है, सामने जिसका हम कैरेक्टर लिख रहे हैं, जिसके चरित्र की बात कर रहे हैं, वो कैसा व्यक्तित्व हम समाज को दे रहे हैं, समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनकी कैसी कैसी सोच है, इस चीज़ को सब प्रदर्शित करती है ये मनोभावना। उसके बाद अगला है रैल्फ फॉक्स के द्वारा लिखा हुआ। ये कहते हैं कि अच्छा गद्य लिखने की कला चीज़ों को उसके सही नाम से पुकारने की कला है। उसको ये बोलते हैं कि जो अच्छा गद्य है वो क्या है, उसको लिखने की एक कला वही है कि जो सामने वाली चीज़ हम लिख रहे हैं या जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका सही नाम क्या है, उसको सही नाम से पुकारने की कला ही गद्य है। तो हर एक कवि का अपनी अपनी समझ है और उन्होंने अपनी समझ के अनुसार ही यहाँ पर कई चीज़ों को प्रदर्शित किया है। तो आप यहाँ पर लिखी हुई सारी चीज़ों को देख भली बात ही समझ रहे होंगे और आपको गद्य के बारे में कुछ समझ में आया होगा। तो अब हम जानते हैं प्रेमचंद्र, जो हमारे इस गद्य साहित्य के महान लेखकों में से एक हैं, जिनका नाम है प्रेमचंद्र। जैसा नाम वैसा ही इनका काम। वास्तव में ये प्रेम रूपी चंद ही हैं, ऐसे चंद्रमा के समान हैं जिसमें केवल प्रेम भरा हुआ है। जीवन इनका बहुत ही कठिनाइयों से बीता, जीवन में इन्होंने बहुत ज़्यादा सुख नहीं पाए, दुखों का अंबार इनके जीवन में, उसके बावजूद भी प्रेम की बिल्कुल कमी नहीं है इनके जीवन में। तो ऐसे प्रेमचंद्र लम्ही में पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह है लम्ही, बनारस के पास। तो उनके बारे में हम समझते हैं। ये कहते हैं प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। मूल नाम इनका धनपत राय था। इन्होंने जब रचना लिखने का काम शुरू किया तो नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया।
और कुछ समय बाद जब अंग्रेज़ों ने विरोध किया तो इन्होंने नाम बदल करके प्रेमचंद्र नाम से लिखना शुरू किया और वहीं से ये विख्यात हो गए। प्रेमचंद्र अपने जीवन में बहुत ही अभाव में रहे। पढ़ाई भी करी इन्होंने, बीए पास किया, नौकरी करी और गांधी जी के कहने पर नौकरी का त्याग भी कर दिया, क्योंकि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। असहयोग यानी कि जिसमें बिल्कुल भी सहयोग न किया जाए, किनका, अंग्रेज़ों का, किसी भी प्रकार से। इसके चलते कई लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया, जबकि प्रेमचंद्र की ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी कि वो नौकरी छोड़ करके अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन असहयोग आंदोलन में सहयोग देने की वजह से इन्होंने उस नौकरी का परित्याग कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भीतर छिपा हुआ था एक देशभक्त जो अपने देश के लिए मर मिट सकने को राजी था। इनके पास सबसे ज़्यादा बलिदान देने के लिए उस समय नौकरी ही थी और नौकरी की इनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। सरकारी नौकरी पा लेने के बाद भी इन्होंने उस सरकारी नौकरी को सिर्फ गांधी जी का सहयोग करने हेतु त्याग दी, यही सोच करके कि हमें अब इस नौकरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अंग्रेज़ों वाली नौकरी है। और ऐसे ही इन्होंने नौकरी का त्याग कर दिया, साथ में अपना जीवन पूर्ण समर्पित कर दिया लेखन के क्षेत्र में। और सन 1936 को ये धरती का लाल, साहित्य का चिराग बेवजह एक लंबी बीमारी के कारण समय से लड़ता हुआ, जूझता हुआ बुझ गया और एक महान कथाकार का देहांत हुआ। इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, इनके बारे में तो जितना बताया जाए कम है। इन्होंने लेखन के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। प्रेमचंद्र की कहानियों में जो प्रमुख हैं उसमें है मानसरोवर, जिसको 8 भागों में बांटा, मतलब 8 भागों में लिखा गया है। 8 बार इस प्रकाशित हुई है मानसरोवर कहानी। 8 अलग अलग भाग हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यासों में से एक है। हंस, जागरण और माधुरी ये पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया। और इसके अतिरिक्त प्रेमचंद्र के जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। निबंध एवं उनके अन्य गद्य की प्रचुर मात्रा है। इनका जो कुछ विशेष हैं, जैसे गबन है, निर्मला है, कर्मभूमि है, इसके अलावा गोदान है, तो ये इन्होंने कुछ ऐसे उपन्यास लिख दिए हैं जो अभी भी मील का पत्थर है, उनको कोई हिला नहीं सकता। इतने ज़बरदस्त इनके उपन्यास हैं। इन्होंने समाज की वो छोटी छोटी चीज़ों को अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे चरित्र उभर कर के सामने आए हैं जो शायद ही हमारे मन मस्तिष्क के आगे तो हमेशा घूमते फिरते हैं, लेकिन वो एक साहित्य का हिस्सा बन सकते हैं, किसी कहानी का हिस्सा बन सकते हैं, वो हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन प्रेमचंद्र की सोच और उनके इस गुण के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने अपनी इसी खासियत को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, बहुत सारे ऐसे इनके रचनाएं हैं जिनका कोई भी तोड़ नहीं है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है दो बैलों की कथा। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी को हम कल पढ़ेंगे। केवल आज हम कवि परिचय, जो लेखक हैं उनके परिचय से ही परिचित होते हैं। इसके आगे जो कहानी है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि कहानी दो बैलों के बारे में है। एक किसान के जीवन में बैलों का महत्व, एक किसान के जीवन में उत्पन्न समस्याएं। आपको पता है हमारा देश इस समय किसान बिल के आ जाने से कितना परेशान है। जो कृषि बिल सरकार के द्वारा लाया गया है, तो किसान की छोटी छोटी समस्याएं इस कहानी में भी हमें देखने को मिल सकती हैं। और बैलों के द्वारा जो शानदार इस पाठ को आगे बढ़ाया गया है, और बैलों ने जो अपना ज़बरदस्त जीवन शैली
ज़िंदगी बैलों की भी होती है, ये प्रदर्शित कर दी है। उनकी भी एक जीवन शैली है, उनका भी एक जीने का तरीका है। ये जो प्रदर्शित कर दिया है इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र ने, वो अद्वितीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो विद्यार्थियों, इस कहानी को मेरी मानो तो एक बार स्वयं पढ़ के देखिए, बाकी हम तो आपको पढ़ाएंगे ही। आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपने इस कहानी को शानदार तरीके से पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, और इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।